गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पहला जनरल इंस्ट्रक्शंस, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड फेज ट्रांजिशन यानी व्यापक अन्योन्य क्रियाएं, ऊष्मागति के प्रथम नियम तथा प्रावस्था परिवर्तन। तो शुरुआत करते हैं हम जनरल इंट्रैक्शन से। सबसे पहले कि जनरल इंट्रैक्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें तो निकायों के मध्य होने वाली वह अन्योन्य क्रिया, दिस इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम्स, जिसमें न तो निकाय रुद्धोष्म रूप से विलगित होते हैं और न ही उनके बाह्य प्राचाल स्तर यानी नियत रखे जा सकते हैं। यानी इस प्रकार के सिस्टम है जो न तो हम आइसोलेट कर सकते हैं बाई इन एडियाबेटिक फॉर्म में, और न ही इसके जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है वॉल्यूम वगैरह उसको हम कांस्टेंट रख सकते हैं। मीन्स वो भी चेंजेस होंगे और एनर्जी भी ट्रांजिशन होगी। यानी ऐसे निकाय जिसमें यांत्रिक कार्य भी होगा और उसमें ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा। ऐसे अन्योन्य क्रिया में दोनों निकायों के मध्य ऊर्जा में कुल परिवर्तन ऊष्मीय डी तथा यांत्रिक क्रिया डी दोनों ही प्रकार के संभव हो सकता है। मीन्स सभी प्रकार के, यानी यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों प्रकार के अन्योन्य क्रिया, उसमें अन्योन्य क्रिया और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया दोनों संभव है। सो यदि हम इस प्रकार के सिस्टम में चाहें कि जो नेट ऊर्जा में परिवर्तन है वो कितना आता है तो वो देखते हैं। डेल ई बार इक्वल टू उसमें अन्योन्य क्रिया के कारण उसमें परिवर्तन मान लो हम क्यू मान लेते हैं, और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया के कारण ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है उसको डब्ल्यू मानते हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी में चेंज आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो क्यू हमने काम में लिया है वो उसमें अन्योन्य क्रिया के कारण ऊर्जा में परिवर्तन है। बाह्य प्राचाल को स्थिर रखते हुए ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू जो है वो बाह्य प्राचाल में जो परिवर्तन हो जाता है, किया गया कार्य है, तो ये है उसके कारण जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः जो ऊपर वाली इक्वेशंस है उसको हम व्यापक अन्योन्य क्रिया समीकरण कह सकते हैं, और यही समीकरण को हम मोस्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखते हैं। आगे चेक करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, और इसके अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा मोस्टली इन बड़े स्तर पे यदि बात करते हैं तो दो भागों में विभक्त होती है। पहला ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और दूसरा ये है बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य में जो करते हैं उसमें जो जरूरत पड़ती है कार्य की उसमें काम में आता है। तो देखते हैं, पहले आंतरिक ऊर्जा में बात करते हैं। आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है वो दो प्रकार से हो सकती है। पहले इसके ताप में वृद्धि के कारण जो अणु है, जो कण है इसके, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, जो अणु के मध्य अंतर आणविक बल होते हैं उनके विरुद्ध जब ताप में वृद्धि करते हैं तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू करते हैं, यानी उस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इन दोनों का जो योग है दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। और दूसरा, बाह्य दाब के विरुद्ध निकाय के विस्तारण के लिए किए गए कार्य के बराबर। सो यहाँ जो हम लिख सकते हैं इन जनरल फॉर्म में, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू हमने जो एनर्जी दी, डी यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और डी डब्ल्यू किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, डी यू के प्लस डी यू पी ई। डी यू के काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि, डी यू पी ई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। अब हम इसको चिन्ह परिपाटी यदि हम काम लेते हैं कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है इस फर्स्ट लॉ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक न्यूमेरिकल आने वाला है एग्जाम में, मोस्टली आता ही है। तो देखते हैं कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। डी क्यू पॉजिटिव कब काम में लेते हैं, यदि निकाय ऊर्जा ग्रहण करता है, और ये नेगेटिव कब होता है, जब निकाय ऊर्जा उत्सर्जन करता है। यानी आपकी जेब से कुछ पैसे निकल जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, और जेब में यदि पैसे आ जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं।
इसी प्रकार यदि निकाय ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो पॉजिटिव, और निकाय यदि ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, डी डब्ल्यू किया गया कार्य पॉजिटिव होता है यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, यदि निकाय पर कार्य होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा में जो नोस्ट लिखते हैं हम, डी यू पॉजिटिव होता है यदि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और कमी होती है माइनस में। इसका क्या भौतिक महत्व है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस फसला का, वो चेक करते हैं। तो पहला कि यह जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है कि जो टोटल एनर्जी है वो न क्रिएट की जा सकती है न डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एक रूप से दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऊर्जा जो दी जाती है उसमें ऊर्जा के रूप में हो सकती है, किए गए कार्य के रूप में हो सकती है। नेक्स्ट, ऊर्जा में कार्य का परस्पर परिवर्तन संभव है, इसके द्वारा ये व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है। द हीट एनर्जी इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। और आंतरिक ऊर्जा केवल प्राथमिक अंतिम ऊर्जा पर निर्भर करती है, न कि तय किए गए पथ पर। इसलिए मोस्टली हम जो डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसको तो डी यू लिखते हैं, परंतु जो किया गया कार्य और जो दी गई ऊर्जा है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो पथ पर भी निर्भर कर सकते हैं। आगे इसको चेक करेंगे सिंबल्स में कैसे लिखते हैं। सो दैट इज वी कैन राइट डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आगे इसको चेक करेंगे। और नेक्स्ट, अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया इनफाइंडेमिसिबल जनरल इंट्रैक्शन, यानी बहुत कम छोटा सा जनरल इंट्रैक्शन हो, अत्य अणु हो मतलब बहुत मिनिमम हो, नेग्लिजिबल हो। यदि व्यापक अन्योन्य क्रिया से निकाय प्रारंभिक स्थूल अवस्था से अंतिम अवस्था में आता है और इनके मध्य अंतर अत्यंत सूक्ष्म हो, वेरी स्मॉल चेंजेस देयर, तो हम इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया को अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। मीन्स दोनों अवस्थाओं में प्रारंभिक और अंतिम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए हम इसको मिनिमम या इनफाइनिटेसिमल जनरल इंट्रैक्शन कह सकते हैं। इस अन्योन्य क्रिया में अंतिम अवस्था में ऊर्जा एवं बाह्य प्राचलोमानों में अंतर अत्यंत कम होता है। तो निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू को हम डेल क्यू निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल डब्ल्यू तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा डी यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी फसला को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू या डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो संकेत में अंतर आ रहा है, किसी में हमने डी लिखा किसी में डेल लिखा, ये क्यों है कि इसमें इन तीनों में से केवल आंतरिक ऊर्जा ही प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। मीन्स इसलिए हम इसको डी यू लिया, दैट इज डेफिनेट। बाकी जो दोनों है डेल क्यू और डेल डब्ल्यू, ये दोनों परिवर्तन पथ पर भी निर्भर करते हैं कि किस रास्ते से किस मूवमेंट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो केवल फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज पर डिपेंड करती है। नाउ वी स्विच ओवर टू द फेज ट्रांजिशन। प्रावस्था परिवर्तन में क्या होता है आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए फेज क्या होता है। हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि अधिकतर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। इन अवस्थाओं को पदार्थ की प्रावस्था कहते हैं, फेज कहते हैं कि एक ही पदार्थ है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है। ये जैसे पानी है, यदि इसको जमा दें तो बर्फ हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में पानी हो जाता है, और यदि गर्म कर दें तो भाप हो जाता है। तो एक ही चीज़ की 3 अलग अलग फेसेस है, 3 प्रावस्थाएं हैं। पदार्थ की प्रावस्था इसके ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। मोस्टली जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स है वो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, ताप एवं दाब बदलने पर अवस्था में प्रावस्था में परिवर्तन संभव हो सकता है। किसी पदार्थ की टी व पी की निश्चित परास में 1 या 2 अवस्थाएं संतुलन में भी रह सकती है या एक ही अवस्था हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ प्रावस्था परिवर्तन किस प्रकार की हो सकती है। मोस्टली जो हम अपने डेली लाइफ में काम लेते हैं, जैसे फ्रिज गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठोस का द्रव में बदलना, कि भाई बर्फ़ जो था वो गल के और पानी में बदल गया, तो ये मेल्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट, इसका उल्टा द्रव का ठोस में बदलना, फ्रीजिंग, कि यदि पानी को फ्रिज में रख दें फ्रीजिंग हो जाता है, जम जाता है। और तीसरा, जो ठोस और गैस के मध्य होता है सीधा ही, उसमें द्रव की अवस्था नहीं होती, जिसको हम ऊर्ध्वपातन लिखते हैं, केमिस्ट्री में मोस्टली काम लेते हैं, सब्लिमेशन।
नाउ प्रावस्था संतुलन में आवश्यक प्रतिबंध क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द फेज इक्विलिब्रियम? जैसे हमने चित्र में बताया है कि एक उष्मा भंडार है A डैश, उसका ताप T डैश, दाब P डैश है, और इसमें एक हमने निकाय माना जिसकी दो अवस्थाएं हो सकती है, जैसे पानी और बर्फ़ हो सकता है, बर्फ़ और इसमें कह सकते हैं सॉरी दैट इज़ दी वाष्प और पानी हो सकता है। तो दो कोई स्टेट्स जो पास पास के वो हो सकते हैं, कोई भी अवस्थाएं हो सकती है। तो माना कि ये इसके उसमें संपर्क में है। निकाय की साम्य अवस्था के लिए हम सब जानते हैं, जैसे हम पल के पढ़ के आए हैं, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शंस, गिब्स ऊर्जा फलन न्यूनतम होना चाहिए, और उसको हमने क्या लिखा था, G इक्वल टू ई माइनस टी डैश एस प्लस पी डैश वी न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ क्या क्या है कि यदि हम इन दोनों को जो कंबाइंड स्टेट आता है उनको हम संयुक्त निकाय कह सकते हैं, तो उसकी जो गिब्स ऊर्जा फलन आएगा G इक्वल टू G1 प्लस G2, माध्य ऊर्जा फलन E इक्वल टू E1 प्लस E2, एंट्रोपी S इक्वल टू S1 प्लस S2 और आयतन V इक्वल टू V1 प्लस V2 कह सकते हैं। और इनके अणुओं की संख्या N1 N2 है तथा G1 G2 गिब्स फलन प्रति एकांक अणु है। तो जो संयुक्त निकाय है उसके लिए गिब्स मुक्त फलन की बात करें हम, तो G इक्वल टू G1 प्लस G2 या N1 G1 प्लस N2 G2। N1 है कुल अणु की संख्या, और एक अणु से संबंधित जो गिब्स ऊर्जा फलन है उसका मान है G1। सो दिस इज द नेट फॉर दिस वन। यदि हम G न्यूनतम चाहिए, हमें साम्यावस्था चाहिए, तो डेल्टा G को हम न्यूनतम कर सकते हैं, डेल G इक्वल टू 0, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू 0, या G1 DN1 प्लस G2 GN2 इक्वल 0। दूसरी शर्त हम काम लेते हैं, कुल अणुओं की संख्या n इक्वल टू n प्लस N2 कॉन्स्टेंट होती है। सो Dn इक्वल टू 0, Dn1 प्लस Dn2 इक्वल टू 0, सो Dn1 इक्वल एन अपोजिट ऑफ दी Dn2, Dn1 इक्वल टू माइनस ऑफ द Dn2। सो इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो आता है G1 इक्वल टू G2 कि नियत ताप T व दाब P पर दोनों प्रावस्थाओं में संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है कि इनके मध्य जो गिब्स फलन प्रति अणु है वो नियत होना चाहिए। और यदि हम कर्व प्लॉट करते हैं दोनों अवस्थाओं के मध्य किसी पदार्थ की एक पर्टिकुलर T एंड P के मध्य खींचा जाए तो इस तरह से कर्व प्राप्त होता है जो हमने चित्र में बताया है। देखिए इसमें जो ABCD जो माना हमने, इस पूरे कर्व के लिए G1 इक्वल टू G2 होता है। इस कर्व को कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम कर्व, प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। इससे ऊपर की तरफ G1 इज लेस देन G2 है, कहते हैं यहाँ पे प्रावस्था 1 कहलाती पाई जाती है, और नीचे G1 इज ग्रेटर देन G2, तो इसको हम G2 प्रावस्था कहते हैं। यदि अवस्थाएं हैं जो G1 G2 मान रहे हैं हम 1 2 है वो ठोस द्रव हो, तो इस कर्व को हम मेल्टिंग कर्व कहते हैं, गलन वक्र कहते हैं। मतलब दोनों अवस्थाओं पर डिपेंड करता है कि ये कर्व कौन सा आएगा। यदि द्रव गैस हो तो इस कर्व को हम वेपोराइजेशन कर्व कहते हैं, और यदि इनके दोनों जो अवस्थाएं हैं G1 G2 वाली हम मान के चल रहे हैं ठोस गैस हो तो इसको सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। अब हम चाहते हैं प्रावस्था 1 को रिप्रेजेंट करें, तो कहते हैं कि ABCD वक्र के ऊपर की ओर G1 इज लेस देन G2, और हमें ये तो चाहिए कि संतुलन की अवस्था में G1 का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो उस अवस्था में उन सब जगह जहाँ पे G1 का मान G2 की तुलना में न्यूनतम है वह अवस्था पाई जाएगी, मीन्स वो प्रथम प्रावस्था कहलाती है। इसके नीचे की ओर G2 इज लेस देन G2, सो इसका मतलब वहाँ पे द्वितीय प्रावस्था प्राप्त होती है। प्रावस्था 1 में T व P इस प्रकार को हो कि पूरा पदार्थ 1 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मान लो कि सारे के सारे जो अणु है वो पहली अवस्था में आ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल G इक्वल टू स्मॉल कैपिटल N G1, मीन्स पहली वाली जो गिब्स टोटल सारे अणु है वो एक ही अवस्था के हैं। और इसी प्रकार द्वितीय अवस्था की बात करें तो कैपिटल G इक्वल टू कैपिटल N G2 होता है।